लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस का कुछ बेसिक पढ़ा था। तो हम समझ गए थे कि जैसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हमारा जनरल लाइफ में होता है, वैसे ही इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट आया है सी शार्प में या डॉट नेट में। तो वहां पे भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, और एक बार हमने वो रिलेशन बना दिया तो चाइल्ड के पास एक एडिशनल फीचर आ जाता है कि वो पेरेंट के सारे मेथड, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को एक्सेस कर पाता है। 4 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक सिंगल लेवल, मतलब जिसमें खाली एक पेरेंट चाइल्ड हो। एक मल्टी लेवल, जिसमें दो या दो से ज्यादा चेन बनी हो। एक हायरार्किकल, जिसमें आपके सिबलिंग भी आ जाते हैं। और एक एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल वाला हमने कहा था कि डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने कहा था, जब आप मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग सीख जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं, क्या है डायमंड प्रॉब्लम। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग। सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो। और हमारा बैच है मई वाला। ठीक है, यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं ऐड करके। और क्लास का नाम कुछ भी लिख देंगे, जैसे लिख देते हैं टेस्ट क्लास, दे देते हैं इसका नाम। ओ, टेस्ट क्लास नहीं देंगे, रीनेम कर देते हैं यहाँ से। हम मेथड ओवरराइडिंग सीख रहे हैं ना, तो मेथड ओवरराइडिंग के नाम देते हैं। यस, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो, कई बार क्या होता है, रियल लाइफ में भी क्या होता है, जैसे आपके पिताजी ने या फिर आपके किसी भी पेरेंट ने एक घर खरीदा। राइट, एक घर खरीदा है। अब 30-40 साल बाद आप चाहो तो उस घर को मॉडिफाई करा सकते हो। मतलब वो खरीदा है आपके पिताजी ने, लेकिन आप उसे चेंज करा सकते हो, उसे तोड़ के नया भी बना सकते हो। ये सब काबिलियत आपके अंदर होती है। होती है, नहीं होती? यस सर। होती है, राइट। हाँ वैसे जी ही सर। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि मेथड ओवरराइडिंग, कि अगर पेरेंट क्लास में कोई ऐसा मेथड है जिसमें कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है, उसको चेंज कर सकते हैं हम चाइल्ड क्लास में। कैसे? पहला उन्होंने बताया कि भाई चेंज अगर आपको करना है तो पेरेंट क्लास को, ये मैं पेरेंट क्लास बना रहा हूं, तो पेरेंट क्लास को बताना पड़ेगा कि ये मेथड फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो बताने के लिए यहां पे वर्चुअल कीवर्ड होना चाहिए। वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया। अब जो भी मेथड आप बना रहे हो बना लो, जैसे मैंने आज इसका नाम दिया पेरेंट मेथड। क्या कर रहा है ये? कुछ भी एक कंटेंट लिख देगा, जैसे आई एम, ये लिख रहा है। अब एक मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, इसका नाम लिखते हैं चाइल्ड क्लास। कुछ भी लिख दो, जैसे चाइल्ड क्लास 2 लिख दिया हमने, क्योंकि चाइल्ड क्लास नाम की ऑलरेडी एक क्लास पिछली बार बनाई थी हमने। ऐसे लिखते हैं चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइडिंग 1। नाम आपको पता है कि आपके हाथ में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा थोड़ा तमीज से नाम लिखना होता है ताकि दूसरे लोग भी आपका कोड जो पढ़े वो समझ सकें। यहाँ पे मैंने पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप दे दिया। अब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मेथड मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मेथड भले ही पेरेंट क्लास ने बनाया है, बट इसे मैं चेंज करना चाहता हूं। तो ये क्या पॉसिबल है या नहीं है? तो डॉटनेट ने कहा ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में भी तो ये पॉसिबल होता है। रियल लाइफ में अगर आपके पिताजी ने कोई आप एक जमीन ली है या एक घर बनाया हुआ है, तो बच्चा चाहे तो उसको तोड़ के नया बना सकता है या उसे मॉडिफाई कर सकता है। इट्स अलाउड। तो उसी तरह से चाइल्ड क्लास के पास ये भी काबिलियत होती है कि वो ऊपर लिखे हुए मेथड को मॉडिफाई कर सके। बस, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि पेरेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये मॉडिफाई हो सकता है। मान लो पेरेंट की कोई ऐसी चीज है जो वो चाहे कि भाई इसको कोई कभी चेंज ना कर पाए,
जैसे बहुत पुश्तैनी जवाहरात होते हैं, किसी का पुश्तैनी एक माला है, सोने की माला है, वो नहीं चाहता कि भाई इसको कोई भी मॉडिफाई करे, तो उसको बोलेगा भाई ये वर्चुअल नहीं है, इसे चेंज नहीं कर सकते। तब चाइल्ड के पास वो काबिलियत नहीं होगी कि उसे चेंज कर पाए। लेकिन अगर पेरेंट अलाउ करता है चेंज करने के लिए, तो उसे वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा कि ये जो मेथड है भाई ये वर्चुअल है और आगे चाइल्ड क्लास में इसे चेंज किया जा सकता है। अब चेंज करने के लिए क्या होगा, एक कीवर्ड होता है ओवरराइड, वाइड और सेम नाम का मेथड बना दो, सेम नाम से मेथड बना दो विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड कीवर्ड। अब आप इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हो। यहां पे आप ये देखो, यहां पे अब आपके पास काबिलियत है कि आई एम चेंज्ड पेरेंट क्लास, आई एम अ चेंज मेथड दैट इज ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। सेम नाम से ये मेथड भी है, ये मेथड भी है। अब लेकिन देखना, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट मेथड कॉल करूंगा, तो ये वाला कॉल नहीं होगा, बल्कि ये वाला कॉल होगा। ट्राई करके देखते हैं। सबको बाकी को क्लोज कर देते हैं, अपना प्रोग्राम खोलते हैं। बाकी सबको कमेंट कर देंगे, कमेंट कर दिया। और अब आज की डेट डाल के अपना काम शुरू करते हैं। 26 मई 2024। ठीक है भाई, हमारी चाइल्ड क्लास का नाम क्या था, चाइल्ड क्लास MOA। ऑब्जेक्ट बना लिया, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो हम कुछ कॉल ही नहीं कर सकते, ये तो हमारा सिंपल रूल है। अब जब हमने पेरेंट मेथड कॉल किया तो देखो कैसे कॉल होगा। फील्ड एरर बता रहा है। हाँ, हमने कल मल्टीपल वाले का एग्जांपल देने के लिए बताया था ना कि दो क्लास को इनहेरिट कर लिया, लेकिन एक्चुअली में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एरर दे रहा था। ठीक है, अब देखो, जब पेरेंट मेथड कॉल किया तो कौन सा कॉल हुआ, चाइल्ड वाला। सेम नाम से ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, लेकिन कॉल हमेशा चाइल्ड वाला हो रहा है, ना कि पेरेंट वाला। इसी कंसेप्ट को मेथड ओवरराइडिंग कहा गया है। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कि एक नाम का मेथड था, सेम नाम से मैंने मॉडिफाई कर दिया चाइल्ड क्लास में। बस कंडीशन क्या है कि पेरेंट के पास होना चाहिए वर्चुअल कीवर्ड, चाइल्ड के पास होना चाहिए ओवरराइड। और मान लो कल को इसका एक और चाइल्ड बनाया तो वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली, जैसे मैं अपने पिताजी की जमीन चेंज पे कुछ नया घर बना सकता हूं, वैसे ही मेरा घर तोड़ के मेरा बच्चा भी नया घर बना सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस जो पेरेंट का मेथड है वो या तो वर्चुअल लिखा हो उस पे, या फिर वो ऑलरेडी ओवरराइड हो चुका हो। या तो वर्चुअल है तो उसको ओवरराइड कर लिया, लेकिन यहां पे भी कर लिया, यहां पे तो वर्चुअल नहीं है। तो दोनों कंडीशन है, या तो यहां पे वर्चुअल हो उसको ओवरराइड करोगे, या फिर जो ओवरराइड है उसको ओवरराइड कर लोगे। यहां पे क्या कर दूंगा, चाइल्ड क्लास 2। तो अब जब इसका बनाऊंगा तो भाई फिर से ओवरराइड हो गया कि यहाँ पे कुछ और मेथड कर रहा था, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, और तीसरे वाले में कुछ और ही कर रहा है। चाइल्ड 2 लिया मैंने, ये देखो। और अब सीधा यहाँ पे डिबगर लगा देता हूं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सा कॉल हुआ दूसरे वाले में। तो ये देखो, सबसे नीचे वाला कॉल हुआ। नाम मेथड का सेम है, लेकिन कॉल हमेशा लास्ट वाला होगा, इन केस अगर आपने ओवरराइड कीवर्ड लिखा हुआ है तो। क्लियर है, कोई डाउट है? बोलो। क्लियर है सर। ठीक है,
तो यहां पे कुछ पॉइंट लिख देते हैं। क्या है? इट इज अ कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग मेथड बॉडी इन द चाइल्ड क्लास। सेकंड क्या है? पेरेंट मेथड मस्ट हैव वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड टू मेक टू मेक मेथड ओवरराइडिंग वर्क्स फाइन। भाई इसे सही काम करने के लिए उसके बाद वर्चुअल या कीवर्ड होना चाहिए। टू मेथड ओवरराइडिंग वर्क्स फाइन। तीसरा कंसेप्ट क्या है? यू कैन ओवरराइड मल्टीपल टाइम्स इन सब्सिक्वेंट चाइल्ड क्लासेस। ये नहीं है कि एक ही बार कर सकते हो, मल्टीपल टाइम कर सकते हो अलग अलग क्लास में। अच्छा, अब ये एक कंसेप्ट समझो। ये तो हमने मोटा मोटा सीख लिया, इतनी बात सबको पता होगी। अगर आप रट के भी चले जाओगे तो भी ये बात सबको पता होगी। लेकिन अब मैं जैसे इंटरव्यू लेता हूं, तो मुझे बच्चे से क्या जानना है वो समझो। मुझे ये जानना है कि ये काम कैसे कर रहा है बिहाइंड द सीन। कैसे ये पॉसिबल है कि भाई ओवरराइड कर ले रहा है। तब ये पता होना चाहिए, ये बातें सबको पता नहीं होती। जो बच्चा रट के आया होगा उसे कभी ये बात नहीं पता होगी कि बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है ये। तो अब हम ये समझेंगे। तो देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे ही पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है, आपको पता है कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके जितने भी मेथड प्रॉपर्टी वेरिएबल होगा, इसको मेमोरी मिलेगी। ये बात पता है नहीं पता? मेमोरी कब मिलती है? बताया ये मैंने ऑलरेडी आपको। जब भी मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उस क्लास के हर डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन को मेमोरी मिलती है। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? यस सर। ठीक है। लेकिन चाइल्ड क्लास के साथ क्या होता है? अच्छा, चाइल्ड क्लास के साथ ये होता है कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो अपने वालों को तो मेमोरी देगा ही देगा, बल्कि पेरेंट वालों को भी देगा। याद रखो, पेरेंट क्लास तो सिर्फ अपने आप को मेमोरी देता है, या फिर कोई जनरल क्लास होगी वो सिर्फ अपने डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन को मेमोरी देगी। लेकिन जब चाइल्ड क्लास बनती है, क्योंकि आप चाइल्ड क्लास से पेरेंट के मेथड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आपको पता है कि कोई भी मेथड कोई भी प्रॉपर्टी में तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसको मेमोरी ना मिली हो। अगर वो धरती पे है ही नहीं तो उसे इस्तेमाल कहां से करोगे? तो चाइल्ड क्लास हमेशा अपने वालों को भी मेमोरी देती है, और पेरेंट क्लास वालों को, डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन को भी मेमोरी देती है। उसी प्रकार से जब ये क्लास बनी होगी तो इसने अपने वालों को भी मेमोरी देगी, अपने पेरेंट वाले को भी, उसके पेरेंट वाले को भी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब ये कैसे, इस बात को लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? इंटरव्यू में पूछ लिया प्रूफ करो कि वो सबको मेमोरी दे रहा है, तो आप कहोगे बड़ी सिंपल सा है प्रूफ करना, सबके कंस्ट्रक्टर बना दो। इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब देखना, मैं कॉल करूंगा नीचे वाला मेथड, और ये ऑटोमेटिकली इसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा और इसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने का मतलब, आप उस क्लास के मेंबर्स को मेमोरी भी असाइन हो रही है। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसका मतलब उस क्लास के डाटा मेंबर और डाटा फंक्शंस को भी मेमोरी असाइन हो गई है। तो लगा देते हैं सब पे डिबगर। कोई जब पूछेगा कि प्रूफ करो कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर डाटा फंक्शन को भी मेमोरी देता है, तो आप ये कंस्ट्रक्टर बना के प्रूफ कर सकते हो कि भाई देखो, मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, पेरेंट क्लास का मैंने कहीं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। सिंपल, मैं सबसे नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। सबसे पहले देखो कौन सा कॉल हुआ,
ऑब्जेक्ट किसका, चलो दोबारा दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास mo2 का। mo2 कौन सा है, नीचे वाला। ऑब्जेक्ट इसका बनाया है, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ, सबसे पेरेंट वाला। उसके बाद ये वाला होना चाहिए। इसने सही से पिकअप नहीं किया, क्लीन करके बिल्ड करते हैं दोबारा से। लाइन से कॉल होना चाहिए, मतलब ऊपर से चालू होगा और कॉल होगा। पहले सबसे सुपर पेरेंट का होगा, फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर अपना कॉल होगा। इसी चीज को प्रूफ करते हैं, क्लीन करके बिल्ड कर देते हैं, जिससे कहीं बिल्ड में इशू ना आए। यहां पे डिबगर लगा देते हैं भाई। F11 करते हैं। अभी कॉल नहीं हुआ, देखो गया तो चाइल्ड पे है अभी, लेकिन अभी कॉल नहीं हुआ। ये कॉल होने का मतलब है जब अंदर घुस जाए तब उसे कहते हैं कॉल होना। अब देखो सबसे ऊपर गया, ये कॉल हुआ सबसे ऊपर, पहले सबसे सुपर पेरेंट कॉल हुआ। अब अभी भी अंदर घुसा नहीं है, अब घुस गया। अब कौन सा कॉल हुआ, सेकंड। ओ हमने गड़बड़ कर दी ना, इसीलिए हमारा ये वाला कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो ये बनाना था, इसका पेरेंट इसको बनाना था, इसलिए ये वाला कॉल नहीं हो रहा था। अब हमने सही बनाया है। हमने क्या किया है, इसका पेरेंट इसको बनाया, पिछली बार इसका पेरेंट भी ऊपर वाला बना दिया था। इस बार हमने क्या किया, इसका पेरेंट इसको बनाया, तीनों कॉल होंगे। F11। अब देखो सबसे पहले सुपर पेरेंट कॉल हुआ, अब ये वाला कॉल हुआ, mo01 वाला, m01 वाला। अब m02 वाला कॉल हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब भाई आप सबसे चाइल्ड का पेरेंट बनाओगे, तो वो अपने साथ साथ ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर भी कॉल करता है, या फिर दूसरे टर्म में कह सकते हो कि अपने साथ साथ अपने पेरेंट को भी मेमोरी देता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन अब और पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं तो हमेशा ही पूछ लेता हूं। वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरी चाइल्ड क्लास में भी दो दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक स्टैटिक है एक नॉन स्टैटिक है। हो सकता है नहीं हो सकता, दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते? बताया था ना कंस्ट्रक्टर वाली क्लास में भाई, हो सकते हैं। बस केस होना चाहिए एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक हो। तो नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। याद नहीं है तो रिवाइज कर लेना पुराना कंसेप्ट। दो नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास ना किया हो, दो नॉन स्टैटिक नहीं हो सकते। लेकिन एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक हो सकता है। तो हमने क्या किया, सब में एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक स्टैटिक बना दिया। अब इंटरव्यूअर पूछेगा, अच्छा इसका नाम चेंज करते हैं, इसे कॉपी कर लें, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब इंटरव्यूअर पूछता है ऐसा बनाने के बाद आपको कि अब बताओ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का सीक्वेंस क्या होगा। मान लो इसका नंबर है 1, आप दोनों को बताना है। देखते हैं कि आप थोड़ा बहुत बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे। ठीक है भाई, ये 6 कंस्ट्रक्टर हैं। अब इंटरव्यूअर पूछता है, जब मैं इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पहले आप बताओ कि कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। क्या ये 6 के 6 कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, या कोई 3 ही होंगे, या एक भी नहीं होगा, या एक होगा?
विवेक आपसे शुरू करते हैं, आप बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ जनरली कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 6 के 6 कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, 3 कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, या एक भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, या एक होगा? सर स्टैटिक वाले कॉलम। सिर्फ स्टैटिक वाले होंगे कॉल? श्योर हो? जब पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बताया था ना, जब पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों कॉल होता है, तो दोनों कॉल होंगे, ये बात तो हाँ कंफर्म जी है, दोनों कॉल होंगे। ठीक है अब सर। बताओ सीक्वेंस कैसा होगा, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रखे हैं मैंने। नितिन आप बताओ, एक बार गेस करो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, बट अपना दिमाग लगाओ थोड़ा कि कौन सा होना चाहिए कॉल पहले। एक तो हमने अभी देख ही लिया, अभी जब नॉन स्टैटिक बने थे तब तो हमें पता ही लग गया था कौन सा पहले कॉल हो रहा था। स्टैटिक वालों का और बताना है आपको। बताओ, मतलब कुछ भी बोल दो, गलत भी बोलोगे तो कोई वाली बात नहीं है। अनम्यूट होकर बोलो अगर बोल रहे हो तो। सर सीक्वेंस से ही हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आप कह रहे हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉल होंगे। और नितिन आप बताओ। आप नितिन बताओ, आपको क्या लग रहा है कैसे कॉल होंगे? अनम्यूट होकर बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। हो सकता है नितिन के स्पीकर में कुछ दिक्कत है, माइक में। अब देखो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो भाई ये बात याद रखो, सिंपल सी बात, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस में भाई अगर पहला ऑब्जेक्ट बनता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल कॉल बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। याद रखना, पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को कॉल करता है, कभी मत बोलना खाली स्टैटिक कॉल होगा खाली नॉन स्टैटिक। पहला ऑब्जेक्ट दोनों को कॉल करता है। और स्टैटिक सिर्फ जिंदगी में एक बार कॉल होता है, या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तब, या फिर किसी स्टैटिक मेंबर को कॉल कर लिया तब। अब कॉलिंग सीक्वेंस क्या होता है? दो रूल याद रखने हैं बस। फर्स्ट, ऑल द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड। कि भाई पहले जितने भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैं वो सारे कॉल हो जाएंगे, एंड देयर सीक्वेंस विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कि मतलब पहले ग्रैंड चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर उनका पेरेंट, नीचे से ऊपर जाएगा। पहले याद रखना है, दो रूल हैं खाली। पहला रूल है सारे के सारे स्टैटिक कॉल हो जाएंगे, और सीक्वेंस क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे। कि मतलब पहले खुद का होगा, फिर मेरे पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का। आफ्टर दैट ऑल नॉन स्टैटिक विल गेट कॉल्ड, एंड देयर सीक्वेंस विल बी अपोजिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये दो रूल याद रखो, कभी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे ही नहीं। कि भाई पहले सारे स्टैटिक कॉल हो जाएंगे, वो नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर सारे नॉन स्टैटिक होंगे, वो ऊपर से नीचे जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। तो इस रूल से बताओ, सबसे पहले कौन सा कॉल होगा इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो? पहले सारे स्टैटिक कॉल करवाने हैं, इसमें स्टैटिक कौन सा है?
नंबर 5 या नंबर 6? 6 नंबर वाला सर, 6 नंबर वाला। करेक्ट, सबसे पहले भाई 6 नंबर वाला कॉल होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। कैसे पता लगा ये स्टैटिक है? भाई इसके आगे स्टैटिक लिखा हुआ है इसलिए स्टैटिक है, इसके आगे नहीं लिखा यस इसलिए सर। नॉन स्टैटिक है। सबसे पहले यस 6 सर। नंबर वाला कॉल होगा। उसके बाद क्या नॉन स्टैटिक वाला होगा? नहीं भाई, ये थोड़ा ना लिखा है, लिखा है पहले सारे स्टैटिक कॉल हो जाएंगे। तो अभी इसका पेरेंट के पास जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा कॉल होगा? नंबर 4 या नंबर 3? 4 नंबर वाला सर। करेक्ट। 6 4 एंड देन नंबर 2, क्योंकि ये स्टैटिक नंबर है। 2 सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? उसके बाद सारे नॉन स्टैटिक कॉल होंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस बार कौन सा होगा कॉल पहले? 5 नंबर एक या 1 नंबर? 1 नंबर सर। करेक्ट। तो इसके बाद होगा भाई 1 नंबर, 3 नंबर और फिर 5 नंबर। और ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा घुमा के बहुत पूछते हैं, कभी 3 क्लास बना देंगे, कभी 2 क्लास बना देंगे, कहेंगे सीक्वेंस बताओ। लेकिन अगर ये 2 रूल आपको याद है तो आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे इसमें। और इसी का मतलब ये निकालो कि मेमोरी भी कैसे मिलती है। पहले सारे स्टैटिक मेंबर्स को मेमोरी मिलेगी, और वो मिलेगी पहले अपनी क्लास के स्टैटिक, फिर अपने पेरेंट के स्टैटिक, फिर अब उसके पेरेंट के स्टैटिक को मेमोरी, फिर सबसे ऊपर वाले नॉन स्टैटिक को मेमोरी, फिर उससे नीचे वाले नॉन स्टैटिक को मेमोरी, फिर लास्ट में हमारे नॉन स्टैटिक को मेमोरी। यही काम होता है बिहाइंड द सीन। तो अगर आप इस चीज को प्रूफ भी करके देखें तो देख लेते हैं, सब पे लगा देते हैं डिबगर, हमारा सीक्वेंस देखते हैं मैच करता है या नहीं करता। बड़ा सिंपल है प्रोग्रामिंग, आपको बस कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये देखो, सबसे पहले मैंने कहा था 6 नंबर कॉल होगा, तो 6 नंबर कॉल हो गया। उसके बाद आप कहोगे अरे आप तो झूठ बोल रहे थे, 5 नंबर कॉल हो गया। लेकिन क्या अभी ये कॉल हुआ है या नहीं हुआ? कॉल का मतलब क्या होता है? जब अंदर घुस जाए। अभी अंदर नहीं घुसा, यस सर। अभी इस नंबर पे नहीं आया, अभी कॉल नहीं हुआ। कौन सा कॉल हुआ? 4 नंबर। 6 के बाद हमने कहा था 4 नंबर कॉल होगा, क्योंकि ये स्टैटिक है। उसके बाद अभी ये कॉल नहीं हुआ, अभी खाली ऊपर है। उसके बाद कौन सा कॉल हुआ? 2 नंबर। उसके बाद अंदर आ गया 1 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 5 नंबर। क्लियर है? बता पाओगे इंटरव्यू में क्यों होता है ऐसा, और कैसे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है? यस सर। कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो पेरेंट को भी मेमोरी मिलती है। और कैसे मेमोरी मिलती है? पहले स्टैटिक को मिलेगी, फिर नॉन स्टैटिक को मिलेगी। स्टैटिक फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाता है, नॉन स्टैटिक टॉप टू बॉटम आता है। अब ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, तो अब मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आपको बताता हूं कि बिहाइंड द सीन मेथड ओवरराइडिंग क्या खेल खेलता है। मेथड ओवरराइडिंग में देखो क्या हो रहा होगा। आपको पता है स्टैक और हीप में ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को मेमोरी मिलती है स्टैक में, और बाकी मेथड वेथड को मेमोरी मिलती है हीप में। ये मैंने बता रखा है आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था, तो याद है? भूल गए? याद है सर। ठीक है, चलो। फिर आप देखो हो कैसे रहा होगा। जब मेथड ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है कि एक हमारा मेथड है पेरेंट मेथड, और मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सबसे नीचे वाले का ही, इसी का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो क्या करेगा ये पेरेंट मेथड? बताओ स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है? स्टैटिक का मतलब है उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होना चाहिए, नॉन यहाँ पे स्टैटिक है सर। कहीं नॉन स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ मतलब नॉन स्टैटिक है। तो ये क्या करेगा? जाएगा सीधा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। आपको पता है स्टैटिक में तो पहले नीचे से मेमोरी मिलना शुरू होता है, लेकिन नॉन स्टैटिक में ऊपर से मेमोरी बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले पेरेंट वाले मेथड को मेमोरी दे देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई करते हैं क्या है। सबसे पहले इसने, ये है पेरेंट मेथड, इसको मेमोरी दे दी। इसका एक कलर ले लेते हैं, कलर मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब समझ लो लाल रंग का इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है लाल रंग में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब
पेरेंट के बाद किसको मेमोरी मिलेगी? उसके, क्योंकि ऊपर से नीचे चलता है तो अब इसको मिलेगी। पर ये चेक करेगा, कहेगा अभी नई मेमोरी देनी है या उसी मेमोरी के ऊपर लिख दूं, तो कहेगा ये तो ओवरराइड मेथड है मेरे भाई, इसमें मुझे नई मेमोरी नहीं देनी, वही जो मेमोरी मिली हुई है उसी को इस्तेमाल करते हुए उसी के ऊपर इसके अंदर वाले कंटेंट लिख देने हैं। तो अब मतलब रेड की जगह उसी को ओवरराइड कर देगा, उसी के ऊपर लिख देगा। उसी के ऊपर लिखने का मतलब रेड की जगह मान लो इसने ग्रीन कर दिया, ये लो इसने ग्रीन कर दिया। एक ही मेमोरी थी, सबसे ऊपर वाले ने रेड बनाया, अब इसने ग्रीन बना दिया। कहीं दो तो बना ही नहीं है, एक ही बना हुआ है। तो अब मैं किसी से बोलूंगा कि भाई जा रेड वाला उठा के लेके आ, तो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा? बताओ। एक पन्नी है, नहीं सर। उस पन्नी में केले को बाहर फेंक के सेब रख दिया। अब मैं कहूंगा पन्नी के अंदर हाथ डाल के केला निकाल के लाओ, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि सेब पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब ये इस क्लास का मेथड बनाएगा सेकंड वाले का, तो उसने ऊपर वाले को ओवरराइड करके हरा रंग कर दिया। हरा रंग एग्जांपल दे रहा हूं, ओवरराइड मतलब उसको नीचे वाले को मेमोरी दे देगा। लास्ट में अपने, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो लास्ट में अपना वाले पे आएगा। अब इसको क्या, इसको मेमोरी देनी है, फिर क्या भाई इसको भी ओवरराइड करना है, तो मतलब हरे वाले को ओवरराइड कर देगा ब्लू से। तो अब क्योंकि मेमोरी में ऊपर वाले बचे ही नहीं, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऊपर वाला तो बचे ही नहीं ना, सिर्फ एक ही मेथड बचा है जो कि नीचे वाला है। इसीलिए जब भी मैं इसे कॉल करता हूं तो वो हमेशा नीचे वाला कॉल होता है, ना कि ऊपर वाला। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो इस तरह से मेथड ओवरराइडिंग काम करता है, और इसी कंसेप्ट को क्या बोला गया है? मेथड ओवरराइडिंग is an example of dynamic polymorphism। ये भाई डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, या फिर कोई कोई इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलता है, दोनों एक ही बात है। मैंने बताया था पिछली बार, एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक कौन सा होता है? मेथड ओवरलोडिंग। और डायनेमिक क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग। पूछेंगे ये रन टाइम क्यों है? उसका आंसर ये है कि जो भी डिसीजन हो रहा है भाई, मेमोरी वगैरह कब मिलना मिलना शुरू होती है? जब ये रन करोगे प्रोग्राम तभी मिलना शुरू होती है, पहले मिलना शुरू नहीं होती। पहले प्रोग्राम को नहीं पता कि इसका नाम भी पेरेंट है, इसका भी पेरेंट, सबको पहले कुछ नहीं पता चलता। ये पता तब चलता है जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट बनाने वाला, तब जाके मेमोरी मिलेगी, तब जाके मेमोरी ओवरराइड होगी। इसीलिए इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर सेम क्लास में ही मैंने सेम नाम से दो मेथड बना दिए तो वो कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है। ये देखो, अभी मैंने रन नहीं किया, कंपाइल टाइम में मुझे बोल दिया बे एक ही नाम से दो मेथड नहीं हो सकते। इसीलिए मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, और मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताओ। नो सर। आप बताओ नितिन। नो सर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब आता है मेथड हाइडिंग, क्या भला है? अच्छा, मेथड हाइडिंग क्या होता है? ये कहता है एक और तरीका है कि आप सेम नाम से दो मेथड बना लो। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं, पेरेंट मेथड 2 लिख लेता हूं। आप क्या करो, इसमें वर्चुअल मत लगाओ, राइट? लेकिन चाइल्ड क्लास में एक और मेथड बना दो, और इसका आगे न्यू लगा दो। इसे उस तरीके से समझो जैसे आपके पिताजी के पास कोई होंडा सिटी कार थी मान लो, तो क्या आप नई होंडा सिटी कार ले सकते हो या नहीं ले सकते? अगर आपके पिताजी ने होंडा सिटी कार ली है तो आप भी तो नीचे जाके नई होंडा सिटी कार ले सकते हो बाद में। या ये हो गया कि आपके पिताजी ने लिया तो या तो आप उसे ही मॉडिफाई करोगे,
या फिर आप कोई और कार लोगे, होंडा सिटी नहीं ले सकते। ऐसा तो नहीं होता भाई लाइफ में, राइट? यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई सेम नाम का मेथड पेरेंट के पास है और सेम नाम का ही मेथड चाइल्ड ने बना दिया, लेकिन चाइल्ड ने कहा है कि ये न्यू है भाई, ये पुराने वाला मत समझियो, ये नया मेथड है। कि सेम नाम की कोई आपके पापा के घर का नाम रखा हुआ है, मान लो शिवम, मतलब कोई भी नाम रख दिया, शिवम हाउस, ऐसे करके कोई नाम रखा हुआ है, या अपना घर या स्वर्ग निवास, कुछ भी नाम करके लिखते हैं ना, अपने घर का नाम को दे देते हैं। अब चाहो तो आप नया घर बनाओ, उसका नाम भी सेम रख दो, कोई मना थोड़ा ना करेगा। नहीं करेगा। तो इसमें भी यही किया हुआ है कि भाई ये मेथड नया है, बस नाम सेम है। सीख उसी तरह से इसका भी बच्चा सेम नाम से दूसरा मेथड बना सकता है, सेम नाम से नया मेथड बना सकता है इसका बच्चा भी, लेकिन वो बताएगा ये न्यू है। अभी भी देखो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आई, लेकिन अब देखना, पेरेंट मेथड 2 कॉल करता हूं, पेरेंट मेथड 2 कॉल करूंगा तो कौन सा वाला कॉल होगा? सारे ब्रेक पॉइंट डिसेबल कर देता हूं। अरे डिबगर नहीं लगाया क्या मैंने? हाँ डिसेबल कर दिया था ना, खाली इसको रहने देता हूं। अब देखो F11 किया, कौन सा वाला हुआ चेक कर लो, आपके अपने वाला कॉल हुआ। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कि भले ही सेम नाम का मेथड ऊपर भी पड़ा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया तो आपका वाला कॉल हुआ, ना कि ऊपर वाला। बात क्लियर है नहीं है? यस सर। लेकिन इसमें बिहाइंड इसे बोलते हैं मेथड हाइडिंग। अभी समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन अभी क्लियर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। इसमें बिहाइंड द सीन क्या होता है, एक मान लो पेरेंट टू मेथड है ये, ठीक है, आपके पेरेंट का ये लाल रंग का मेथड था। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको पता है सबको मेमोरी मिलेगी। तो जब वो सबसे ऊपर मेमोरी बनाने गया तो उसको पेरेंट मेथड 2 ने एक मेमोरी दे दी। अब दूसरे वाले के पास गया तो उसने बोला इसी को ओवरराइड करना है, उसने कहा नहीं, न्यू बना न्यू। तो उसने न्यू बनाया और इसको मेमोरी दे दी ग्रीन कलर की, मान लो, कलर खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। अब अपने वाले पे आया तो उसने कहा उसी को ओवरराइड करना है, उसने कहा नहीं, नया बना। तो उसने नया बना के इसको मेमोरी दे दी ये 3। तो मतलब मेथड हाइडिंग में हमारे पास 3 मेथड पड़े होते हैं, ना कि एक ही। ओवरराइडिंग में सिर्फ एक ही पड़ा होता है तो बेचारा वही कॉल होता है, लेकिन मेथड हाइडिंग में 3 पड़े हुए हैं। ये दो हाइड हो गए, इन दोनों को कॉल नहीं किया, उसने जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कॉल हुआ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। लेकिन क्योंकि ये दो पड़े हुए हैं तो ये दोनों भी कॉल हो सकते हैं। इसमें तो होने का कोई चांस ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो कहां से कॉल होगा। लेकिन ये दोनों भी इसमें कॉल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अब ये खेल देखो कैसे हो सकते हैं। अब ये वाला खेल हमें देखना है कि भाई कैसे हो सकते हैं ऊपर वाले कॉल। अभी तक आप देख रहे होगे कि बेचारे पेरेंट के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है नहीं हो रही, कि सारी फैसिलिटी पेरेंट मेथड बनाता है, चाइल्ड को मिल जाती है, उसके चाइल्ड को अपने पिताजी की भी मिल जाती है, ग्रैंडफादर की भी मिल जाती है, लेकिन पेरेंट के पास कोई ताकत नहीं है। बात सही है नहीं है? यही हो रहा है हमारे साथ, पेरेंट को कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, खाली चाइल्ड को फैसिलिटी दे रहे हैं। बात सही है नहीं है? यस सर। पर डॉक्टर ने कहा भाई ये बेईमानी मैं होने नहीं दूंगा, कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट भाई खाली बैठा रहे और तुम चाइल्ड वाले एंजॉय करो। तो पेरेंट को भी एक अनोखी ताकत दी गई। वो ताकत ये थी कि पेरेंट के वेरिएबल में आप अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा सकते हो। जैसे यहां पे ये वेरिएबल किसका है?
चाइल्ड क्लास का है, चाइल्ड MO2 का है, और ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड MO2 का सेव करा रहा है। लेकिन आपके पास पेरेंट के पास ये खास बात है कि आप पेरेंट, इसका पेरेंट क्या है, चाइल्ड MO1 है, कि आप पेरेंट क्लास का वेरिएबल लो, CC MO1 लिख देता हूं, और उसके अंदर अपना तो करा ही सकते हो, अपना कराने को तो कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी करा सकते हो सेव। देखो वेरिएबल क्या है, ये पेरेंट क्लास का है, 0 1 का है, ऑब्जेक्ट किसका सेव करा रहे हैं, चाइल्ड क्लास का, तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, ये देखो कोई एरर नहीं दे रहा, बिल्ड हो रहा है सक्सेसफुल। लेकिन उल्टा करूंगा, चाइल्ड क्लास के अंदर वेरिएबल में सेव कराना चाहूंगा तो एरर दे देगा, कहेगा भाई अबे चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट सेव नहीं होता, खाली पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड सेव करा सकते हो। क्यों? क्योंकि डॉटनेट ने कहा बड़ी नाइंसाफी हो रही है पेरेंट के साथ, ये नाइंसाफी हम होने नहीं देंगे, तो हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी सेव करने देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। क्लियर। अब देखो जब मैं इस वेरिएबल के साथ, पेरेंट क्लास के वेरिएबल के साथ, जिसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव है, कॉल करूं अगर डॉट पेरेंट मेथड 2, तो मेमोरी में तो देखो ऑब्जेक्ट इसका बना हुआ है, जिसका अगर ऑब्जेक्ट जिसका बनेगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे वाले का बना हुआ है, तो वो अपने वालों को भी मेमोरी देगा, अपने पेरेंट को भी मेमोरी देगा, और उसके पेरेंट को भी मेमोरी देगा। तो इसका मतलब मेमोरी में तो ये तीनों बन गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने सबसे नीचे वाले का बनाया है, तो इसलिए मेमोरी में तो ये तीनों बने हुए हैं। लेकिन अब देखना कॉल कौन सा हो रहा है। ये देखो क्लास है पेरेंट की, पेरेंट मतलब ये देखो, पेरेंट मतलब हरी वाली क्लास है, सबसे ऊपर वाला वेरिएबल नहीं लिया मैंने, इसके वाला वेरिएबल लिया है, और इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मेथड मेमोरी में तीनों है, देखते हैं लाल वाला कॉल होता है, हरा वाला या नीले वाला। F11 किया, ये देखो कौन सा वाला कॉल हुआ, बताओ? पेरेंट, हाँ पेरेंट क्लास वाला मेथड कॉल हुआ, ना कि चाइल्ड क्लास वाला। जबकि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे चाइल्ड क्लास के वेरिएबल के साथ, जो चाइल्ड वाला कॉल हो रहा था, इस बार जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट क्लास का वेरिएबल के साथ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो पेरेंट क्लास वाला कॉल हुआ। इसी तरह से अगर ग्रैंड पेरेंट के वेरिएबल के साथ सबसे नीचे वाले चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसके वाला कॉल होगा ग्रैंड पेरेंट वाला, ना कि चाइल्ड क्लास वाला। इस तरह से जब आप जिसका वेरिएबल लेते हो वाला मेथड कॉल हो जाता है, बाकी के नीचे वाले दोनों हाइड हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट को कहा गया है मेथड हाइडिंग, कि मेमोरी में तीनों ही पड़े होंगे, लेकिन जिस क्लास का वेरिएबल लोगे और ऑब्जेक्ट बनाओगे सबसे नीचे वाले का ही, उस क्लास का मेथड कॉल होगा, बाकी के दोनों हाइड हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को मेथड हाइडिंग कहा गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। लेकिन अगर पेरेंट क्लास के वेरिएबल के साथ देखो, यही देखो, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस है। अगर इसी के साथ मैंने मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉल किया, तो बताओ यहां पे नीले वाला होगा, लाल वाला या हरा वाला? मेथड ओवरराइडिंग में नीले वाला ही होगा ना, बाकी तो दो है ही नहीं। यस सर। भले ही पेरेंट क्लास का वेरिएबल ले लो या किसी का भी वेरिएबल ले लो, लेकिन अगर आप पेरेंट मेथड 1 कॉल करोगे, अच्छा पेरेंट मेथड नाम है, पेरेंट मेथड कॉल करोगे, तो मेथड ओवरराइडिंग के केस में हमेशा चाइल्ड वाला ही होगा, ना कि ये देखो इस वाले केस में चाइल्ड वाला ही हुआ, ये वाला ही हुआ, ना कि अपने वाला हुआ। अपने वाला इसका कौन सा था? अपने वाला इसका ये वाला था, ये वाला नहीं हुआ, जबकि चाइल्ड वाला ही हुआ। क्यों हुआ? चाइल्ड वाला हुआ ना कि अपने वाला। क्यों हुआ?
क्योंकि हमने देखा है कि भाई मेथड ओवरराइडिंग में तो पिछला बचता ही नहीं है। जब बचेगा ही नहीं तो आप किसी का भी वेरिएबल ले लो और उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख लो, कॉल हमेशा एक ही होगा, चाइल्ड वाला। लेकिन मेथड हाइडिंग में ऐसा नहीं है, जिस क्लास का वेरिएबल लोगे उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। आप ऑब्जेक्ट आपको चाइल्ड क्लास का रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्लियर। इंटरव्यू में बता पाओगे मेथड ओवरराइडिंग और हाइडिंग में क्या डिफरेंस है? यस सर। यस सर। और ये भी बता पाओगे बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस क्या है? ये सब चीजें अब आपको इंटरव्यू में पूछेंगे तो धड़ल्ले से आंसर दे देना है। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब एक्सेस मॉडिफायर, जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, एक्सेस मॉडिफायर के बारे में वो पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके सर। क्लियर। ठीक है। अब एक और काम करना है, विवेक ने तो कंप्लीट कर लिया है, आप अपना नितिन कंप्लीट कर लेना HTML वाला वीडियो। विवेक है। आप एक बार और रिवाइज कर लेना, और फिर मैं ठीक है सर। आपको वीकडे में एक HTML का लिंक भेजूंगा, एक मतलब बेसिकली जिप फाइल भेजूंगा। उसे अनजिप करके आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। कैसे बनाना होता है दिखा देता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको भी? हाँ जी सर। यस सर। एक एक विजुअल स्टूडियो कोड करके आईडी आता है, इसको डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो ठीक है, बहुत बहुत वो होता है, बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, कैसे करना है डाउनलोड दिखा देता हूं। नितिन ने शायद ऑलरेडी कर रखा होगा, नितिन क्योंकि सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी। पर अगर विवेक आपने नहीं किया तो यस कैसे सर। करना है? विजुअल स्टूडियो कोड ओके सर। डाउनलोड पे जाओ, यहां पे क्लिक करो और अपना जो भी आपका विंडो 10 है उसके लिए यूजर इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो और उसे फिर डबल क्लिक 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 करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 2 मिनट में हो जाएगा। बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है इसका सर। इस्तेमाल करते हैं हम फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जनरली बनाने के लिए। हालांकि ये कैपेबल है फ्रंट एंड बैक एंड सब काम करने के लिए, बट जनरली फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा जो मेरे स्टूडेंट का है, जैसे ये यही प्रोजेक्ट है, मैंने खोल दिया है इसे। आपको उसे लोड कर लेना है। कैसे लोड करना है? फाइल, ओपन फोल्डर, फिर जो भी फोल्डर आपका होगा, जैसे ये वाला फोल्डर है, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर लोगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पे जाना है रन पे, स्टार्ट डिबगिंग रन पे, और ये एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि रिज्यूमे की वेबसाइट है, जैसे मेरी है वैसे इन लोगों ने भी बना रखी है। आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज ढूंढ के चेंज करने से, इसने भी सही से बनाया नहीं है, ऐसे अजीब सा नाम आ रहा है। आपको अपना नाम ढूंढना है, तनुश्री अग्रवाल जहां पे लिखा हुआ है, कंट्रोल F करोगे, तनुश्री अग्रवाल, उसकी जगह अपना नाम लिख दोगे। जैसे आपका नाम विवेक है तो विवेक, और भी एक जगह आ रहा है तो यहां पे भी विवेक, कंट्रोल S। ये बेसिकली H1 है। H1 क्या होता है? हेडिंग होती है। आपने अगर HTML का वीडियो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा H1 मतलब हेडिंग है। यस सर। तो यहां से अब फिर रिफ्रेश करोगे तो देखो तनुश्री की जगह विवेक आ गया, लेकिन यहां पे अभी तनुश्री अग्रवाल है, मतलब कहीं और पे भी तनुश्री अग्रवाल लिखा हुआ है। फिर से कंट्रोल F करो, देखो और कहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, तो इसको भी हटा लो। यहां पे भी विवेक लिख के, अभी देखो सेव नहीं होता तो ऐसे गोला गोला आ जाता है, कंट्रोल S करोगे तो सेव हो जाएगा। अब गोला गोला हट गया। अब यहां पे रिफ्रेश करोगे तो यहां पे भी विवेक आ गया। इस तरह से पूरी वेबसाइट में इसने अपने बारे में लिखा हुआ है, आपको अपने बारे में लिखना है। स्किल्स आपकी और तनुश्री की लगभग सेम है, तो ये सेम ही रह सकते हो, रहने दे सकते हो, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी चीजें डिटेल अपनी लिखनी है। ओके सर। और फिर बाद में इसे मैं अपनी ही वेबसाइट के थ्रू होस्ट कर दूंगा। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो अपने रिज्यूमे के साथ साथ अगर वेबसाइट भी दिखाते हो तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि मुझे पता है बंदे को काम आता है, इसने अपनी वेबसाइट भी बना रखी है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो अभी 1-2 दिन ले लो, 1-2 दिन और अच्छे से रिवाइज कर लो HTML, फिर दूंगा
तो सिर्फ आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करके चेंज ही नहीं करना, थोड़ा समझना भी है कि सेक्शन का मतलब क्या है और हेडर का मतलब क्या है। ये सब बड़े सिंपल चीजें जो एचटीएमएल में है वही है कि ये आई क्या करता है, आई होता है लिंक के काम आता है, ये एंकर टैग क्या करता है, ये सब का समझ समझ के करना। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना अगली क्लास में आके ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर करेंगे एक्सेस मॉडिफायर और स्टार्ट कर देंगे एब्स्ट्रैक्शन। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।